हिमालय के उद्गम बसा सूर्यगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए विख्यात था। इसके हिम मंडित शिखर आकाश गंगा से बातें करते थे और देवदार के घने जंगल उन प्राचीन रहस्यों को अपने सीने में छुपाए हुए थे जो समय के साथ भुला दिए गए थे। राजधानी कंचनपुर सूर्योदय की पहली किरण से स्वर्ग की भांति चमक उठती थी, क्योंकि राजमहल के शिखर पर एक विशाल सूर्यकांत मणि जड़ी थी जो पूरे नगर को अपनी दिव्य आभा से प्रकाशित करती थी। सूर्यगढ़ पर राजा ईशानवर्धन और रानी रुद्राली का शासन था। राजा ईशानवर्धन केवल एक शासक नहीं बल्कि एक महान विचारक, कूटनीतिज्ञ और विधान के ज्ञाता थे। उनका दरबार न्याय और ज्ञान का केंद्र था, जहां दूर दूर से विद्वान और कलाकार आश्रय पाते थे। वे मानते थे कि राज्य की शक्ति उसकी सेना में नहीं बल्कि उसके सुखी और शिक्षित नागरिकों में नहीं थी। उनकी वाणी में सरस्वती का वास था और उनकी निर्णयों में चाणक्य की दूरदर्शिता। वहीं रानी रुद्राली, जिन्हें लोग लौह पुत्र के नाम से भी जानते थे, युद्ध और शास्त्र कला में पारंगत थी। एक जोधा कुल में जन्मी थी और उनका बचपन तलवारों की झंकार और घोड़ों की टाप के बीच बीता था। उनका विवाह राजा ईशानवर्धन से एक राजनीतिक संधि के तहत हुआ था, लेकिन समय के साथ उनका संबंध समान और गहरे प्रेम में बदल गए। वे एक दूसरे के पूरक थे। जहाँ राजा विधान और नीति से राज्य को सींचते थे, वहीं रानी अपनी वीरता से उसकी सीमाओं की रक्षा करती थी। उनकी जोड़ी को देखकर लोग कहते थे, राजा मस्तिष्क है तो रानी इस राज्य की धड़कन। लेकिन इस शांतिपूर्ण जीवन पर ग्रहण लगने वाला था। उत्तर की काली घाटियों और अंधकार वनों में, जिन्हें असुर वन कहा जाता था, एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। वहाँ रक्तबीज नाम का एक मायावी राक्षस ने सभी जंगल की कबीलों और राक्षसी टोलियों को अपने झंडे डाले एकजुट कर लिया था। रक्तबीज केवल एक विशालकाय दैत्य नहीं था, बल्कि वह क्रूरता और धूर्तता का मिश्रण था। उसकी अफ्ताब आंखें घृणा से जलती थी और उसकी गर्जना से पहाड़ कांप उठते थे। वह मानता था कि मनुष्य ने जंगल पर अधिकार करके प्रकृति का अपमान किया है और अब प्रतिशोध का समय आ गया है। धीरे धीरे सीमावर्ती गांव पर हमले शुरू हो गए। पहले तो ये छोटी मोटी लूटपाट की घटनाएं मानी गई, लेकिन जल्द ही उनकी क्रूरता बढ़ने लगी। वे पूरे रात की पूरी बस्तियां जला देते, फसलों को रौंद डालते और निर्दोष लोगों को अपना ग्रास बना लेते। सूर्यगढ़ में भय का सर्द कोहरा छाने लगा था। एक ढलती शाम जब दरबार अपने अंतिम प्रहर में था, एक राजकीय घुड़सवार हाँकता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। उसका कवच फटा हुआ था, शरीर पर अनगिनत घाव थे और उसकी आंखों में भयानक आतंक थे। वह सीमावर्ती चौकी का अंतिम जीवित सैनिक था। महाराज, पहले आ गई, वह लड़खड़ाती आवाज में कहा। रक्तबीज, उसने असुर वन की सारी सेना एकत्रित कर ली है और वे हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। काले टिड्डियों के दल की तरह पहाड़ों से उतर रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, कंचनपुर। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों के चेहरे की पीले पड़ गए। सेनापति भैरव सिंह, जो स्वयं एक अनुभवी योद्धा थे, उनकी मुठियां भींच गई। राजा ईशानवर्धन शांत रहे, लेकिन उनकी आंखों में चिंता की गहरी लकीरें उभर आई। उन्होंने तुरंत एक आपातकालीन सभा बुलाई। मंत्री परिषद में गहन चर्चा हुई। वृद्ध महामंत्री आर्यभट्ट ने सुझाव दिया, महाराज, रक्तबीज की सेना विशाल है, सीधे युद्ध में उतरना आत्मघाती हो सकता है। मैं पहले अपनी राजधानी की सुरक्षा सुदृढ़ करनी चाहिए और पड़ोसी राज्य से सहायता मांगनी चाहिए। कूटनीति का मार्ग अभी भी खुला है। एक अन्य सामंत बोला, क्या हम उससे कोई भेंट या संधि का प्रस्ताव भेज सकते हैं? शायद वह कुछ भूमि या स्वर्ण लेकर लौट जाए। तभी रानी रुद्राली, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, अपने सिंहासन से उठी। उन्होंने अपना राजकीय दुशाला एक ओर रखा और अपना जोधा स्वरूप में खड़ी हो गई। उनकी आंखों में शीतलता नहीं बल्कि ज्वालामुखी की अग्नि धधक रही थी। मंत्रीवर, आप उस शत्रु से संधि की बात कर रहे हैं जिसकी भाषा केवल रक्त और अग्नि है? उनकी आवाज में इस बात की खनक थी। हम कब तक अपनी सीमाओं को सिकुड़ते रहेंगे? कब तक अपने नागरिकों को उन दरिंदों का भोजन बना देंगे? यदि आज हम डर गए तो सूर्यगढ़ का इतिहास हमें क्या कहेगा? उन्होंने राजा ईशानवर्धन की ओर देखा। महाराज, दरबार और विधान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज्य को अंदर से मजबूत रखने की जिम्मेदारी आपकी है। कूटनीति के दांवपेच, आपूर्ति श्रृंखला और लोगों का मनोबल बनाए रखना कि युद्ध का वह मोर्चा है जिसे आपके बिना कोई जीत नहीं सकता। फिर वे दरबार की मुड़ी।
और युद्ध भूमि का मोर्चा उसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं सूर्यगढ़ की रानी होने से पहले एक योद्धा की बेटी हूँ। मेरे रहते कोई शत्रु इस भूमि को अपवित्र नहीं कर सकता। मैं सेना का नेतृत्व स्वयं करूंगी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ ने प्रशंसा से सिर झुकाया तो कुछ की आंखों में संदेह था, लेकिन राजा ईशानवर्धन अपनी पत्नी की क्षमताओं को जानते थे। उन्होंने एक गहरी श्वास लिया और दृढ़ता से कहा, रानी का निर्णय ही राज का निर्णय है। सेनापति भैरव सिंह, आप रानी के आदेशों का पालन करें। महामंत्री, आप राजधानी की सुरक्षा संसद की व्यवस्था देखेंगे। हम 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ेंगे, एक सीमा पर दूसरा राजधानी में। उस रात राजा और रानी अपने कक्ष में अकेले थे। राजा ने रानी का हाथ को थाम लिया। रुद्राली, तुम क्यों मेरी पत्नी नहीं, इस राज्य की आत्मा हो, अपना ध्यान रखना। रानी ने मुस्कुराकर कहा, ईशान, आप चिंता न करें। जब तक आपका विश्वास मेरे साथ है, मेरी तलवार कभी नहीं झुकेगी। आप बस इस दुर्ग को संभाले रखना। मैं विजय होकर लौटूंगी। अगले दिन भोर की पहली किरण के साथ कंचनपुर का सैन्य मंदिर मैदान योद्धाओं के हुंकार से गूंज उठा। रानी रुद्राणी अपने प्रिय श्वेत अश्विनी पवन पर सवार थी। उन्होंने चांदी और काले लोहे से बना अपना विशेष कवच धारण किया हुआ था, जिस पर सूर्यगढ़ का चिन्ह उगता हुआ सूर्य अंकित था। उनकी कमर पर उनकी प्रसिद्ध तलवार विद्युत लटक रही थी, जिसकी धार इस्पात हुई मोम की तरह काट सकती थी। 10,000 सैनिकों की अनुशासित सेना उनके सामने खड़ी थी। ध्वजवाहकों के हाथों में केसरिया ध्वज हवा में लगा रहे थे। राय ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और आकाश की ओर उठाई। सूर्यगढ़ के वीरों, उनकी आवाज गरजती हुई पूरे मैदान में फैल गई। आज हम केवल अपनी भूमि के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और उस सम्मान के लिए लड़ रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने सौंपा है। याद रखना, एक राक्षस चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, वह संगठित योद्धाओं के सामने टिक नहीं सकता। हम उन्हें बताएंगे कि मनुष्य का संकल्प क्या होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय घोष के साथ आकाश गूंज उठा। सेना ने असुर वन की ओर कूच किया। यात्रा कठिन थी। पथरीले रास्ते, संकरी घाटियां और घने जंगल। रानी रुद्राणी और सेनापति भैरव सिंह ने मिलकर एक अचूक रणनीति बनाई। उन्होंने सेना को 3 भागों में बांटा। धनुर्धर की टुकड़ी जो ऊंची स्थानों से आक्रमण करेगी, घुड़सवारों का रास्ता जो तेज गति से पार्श्व से हमला करेगा, और मैदान पैदल सैनिकों की मुख्य वाहिनी जो सीधे टक्कर लेगी। 3 दिन की यात्रा के बाद वे उस विशाल पठार पर पहुंचे जहां रक्त बीज ने अपना विशाल सिर लगाया था। दृश्य भयावह था। हजारों विशाल का राक्षस, जिसकी त्वचा चट्टान जैसी खुरदुरी और आंखें अंगारों की तरह लाल थी, अपने बदसूरत हथियारों के लिए गदा, विशाल कुल्हाड़ी और पत्थरों को तेज कर रहे थे। हवा में कच्चा मांस और रक्त की दुर्गंध फैली थी। सिर के बीचों बीच एक काले सिंहासन पर रक्त बीज बैठा था, जो दूसरों से दुगना विशाल था। देखो, कीड़े मकोड़े खुद अपनी मौत के पास आए। रक्त बीज ने अपना सेना को संबोधित करते हुए गुर्रियाया, इन मनुष्यों को कुचल दो, उनकी हड्डियों से अपने लिए मलाई बनाओ। और फिर युद्ध शुरू हुआ। रानी के संकेत पर पहाड़ियों पर छुपे धनुर्धरों ने तीरों की वर्षा कर दी। हजारों अग्नि बाण राक्षसों के दिलों पर कहर बनकर टूटे। राक्षस बौखला गए। उन्होंने विशाल पत्थर फेंकने शुरू किए, लेकिन सैनिकों ने अपनी वज्र कठोर ढाल से उन्हें रोक दिया। आक्रमण! राय ने अपनी तलवार लहराते हुए आदेश दिया। घुड़सवार दस्ते ने बिजली की गति से राक्षसों के पार्श्व पर हमला किया, जिससे उनकी पंक्तियां टूट गई। फिर पैदल सेना का सैलाब राक्षसों से भिड़ गया। रानी रुद्राणी स्वयं युद्ध के मैदान में थी। पवन हवा से बातें कर रहा था और रानी की तलवार विद्युत की तरह चमक रही थी। एक विशाल राक्षस ने अपनी गदा उन पर चलाई, लेकिन रानी के घोड़े को एक तरफ मोड़ते हुए खुद को बचाया और पलक झपकते उसकी गर्दन पर वार कर दिया। सैनिक का मनोबल आसमान को छूने लगा। वे अपनी रानी को साक्षात दुर्गा का अवतार मानकर दोगुनी शक्ति से लड़ने लगे। और कंचनपुर में राजा ईशानवर्धन एक अलग ही युद्ध लड़ रहे थे। उनका दरबार 24 घंटे सक्रिय था। हर कुछ घंटों में तेज धावक युद्ध भूमि से समाचार लेकर आते। महाराज राक्षसों की पहली पंक्ति को ध्वस्त कर दिया है, एक दूत ने खबर दी। राजा के चेहरे पर संतोष की एक क्षणिक मुस्कान आई, लेकिन वे जानते थे कि यह तो बस शुरुआत है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, बहुत सारे चिकित्सकों का दल, औषधियों और मरहम पट्टी के साथ सीमा पर भेजो। साथ ही हथियारों और तीरों का एक नया जत्था
तैयार रखो। उन्होंने केवल सैन्य मामलों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, उन्होंने महामंत्री आर्यभट्ट के साथ मिलकर राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की योजना बनाई। उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि व्यापार मार्ग सुरक्षित है और करों में अस्थायी रूप से छूट की घोषणा की ताकि आम जनता पर युद्ध का बोझ न पड़े। उन्होंने नागरिकों की सभाएं बुलाई और उन्होंने संबोधित करके किया, हमारा हर सैनिक सीमा पर लड़ रहा है और हम सब यहाँ एक सैनिक है। आपका धैर्य, आपका सहयोग और आपकी प्रार्थनाएं हमारी सेना की शक्ति है। अफवाहों पर ध्यान न दें, एकजुट रहे। राजा ने पड़ोसी राज्य को भी संदेश भेजे। यह सहायता की भीख नहीं बल्कि एक रणनीतिक प्रस्ताव था। उन्होंने लिखा, आज ये आग मेरे घर में लगी है, कल आपके घर तक भी पहुंच सकती है। आइए मिलकर इस असली शक्ति को समाप्त करें ताकि भविष्य में कोई भी हमारे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को चुनौती न दे सके। उनके इस आह्वान पर मंत्रिपुर राज्य ने अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां रसद भेजनी शुरू कर दी। राजा ईशान वर्धन ने यह सुनिश्चित किया कि जब रानी जीत कर लौटे तो उन्हें एक बिखरा हुआ और भयभीत राज न मिले बल्कि एक संगठित, मजबूत और एकजुट सूर्यगढ़ मिले। जो 3 दिन और 3 रात चला। पठार लाशों से पट गया, सैनिक थक चुके थे, लेकिन रानी दुलारी की उपस्थिति उन्हें ऊर्जा दे रही थी। वे घायल थी, उनके कंठ पर कई निशान थे, लेकिन उनकी आंखों की ज्वालाएं मंद नहीं पड़ी थी। अंत में रक्त बीज स्वयं मैदान में उतरा। उसका हर कदम रक्त धरती को कंपा रहा था। उसने अपनी विशाल दुधाई कुल्हाड़ी घुमाई और एक ही बार में कई सैनिकों को मार गिराया। कहाँ है तुम्हारी रानी? वो दहाड़ा, उसे मेरे सामने लाओ, मैं उसका सिर अपने सिंहासन पर सजाऊंगा। मैं यही हूं ना दानव। रानी ने अपने घोड़े पर सवार होकर उनके सामने आ गई। दोनों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। रक्त बीज की शक्ति अपार थी, लेकिन रानी की गति और स्फूर्ति अद्वितीय थी। वह उनके हर विनाशकारी वार से बच जाती और अपनी तलवार से उसके शरीर पर घाव कर देती। रक्त बीज क्रोध से अंधा हो रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी का एक ऐसा वार किया कि यदि वह लग जाता तो रानी के टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन रानी इसके लिए भी तैयार थी। उन्हें अंतिम क्षणों में खुद को घोड़े से नीचे गिरा दिया और कुल्हाड़ी जमीन में धंस गई। इससे पहले कि रक्त भी उसे निकाल पाता, रानी फुर्ती से उठी और उसकी टांग पर वार किया। राक्षस दर्द से चिपता हुआ एक घुटने पर आ गया। यही एक क्षण था जिसका रानी को इंतजार था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर छलांग लगाई और अपने तलवार विद्युत सीधे उसकी छाती में उतार दी, जहां उसका काला दिल धड़क रहा था। रक्त बीज की आंखों की आग बुझ गई। वह एक गगनभेदी चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने सरदारों को मरते देख बच्चे खुशी आती सेना में भगदड़ मच गई। वे आपस असुर बन की ओर भाग निकले। सूर्यगढ़ की सेना विजयी हुई थी। सैनिकों ने अपनी घायल रानी को घेर लिया और रानी की जय के नारे लगने लगे। रानी थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर विजय का तेज था। जब विजय सेना कंचन में लौटी तो पूरे नगर ने पलकट बिछाकर उनका स्वागत किया। राजा ईशान वर्धन स्वयं नगर के मुख्य द्वार पर उनकी अवगनी करने के लिए खड़े थे। जैसे उन्हें घायल लेकिन विजयी रानी को देखा, उनकी आंखों में गर्व और प्रेम की आंसू आ गए। वे घोड़े से उतरी और राजा के सामने सिर झुकाया। महाराज, हमने आपका वचन पूरा किया। राजा ने उन्हें अपने बाहों में भर लिया। तूने केवल वचन नहीं, सूर्यगढ़ का भविष्य बचाया डाली। उन्होंने रानी के माथे में लगे घाव को धीरे से सहलाया। तुमने सीमा पर युद्ध जीता है। रानी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, और आपने यहाँ रहकर इस राज को एकजुट रखा। आपके बिना ये विजय अधूरी थी। उस दिन पूरे सूर्यगढ़ में ऐसा उत्सव मनाया गया जिससे पहले कभी नहीं हुआ था। रानी दुलारी की वीरता की गीत गाए गए और राजा ईशान वर्धन की बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनाई गई। सूर्यगढ़ में फिर से शांति स्थापित हो गई, लेकिन अब यह शांति पहले से अधिक गहरी और अस्थायी थी। लोगों ने सीखा था कि एक राज्य की असली ताकत केवल तलवार या विधान में नहीं, बल्कि उन दोनों के संतुलन में है। यह उस राजा और रानी की कथा थी जिन्होंने मिलकर यह साबित कर दिया कि जब मस्तिष्क और भुजा एक साथ काम करते हैं तो कोई भी असुर शक्ति उन्हें पराजित नहीं कर सकती। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक के लिए प्रेरणा बन गई। ये सच्ची नेतृत्व, समझदारी, सम्मान और एक दूसरे की पूरक बनने के में निहित है। कहानी समाप्त।